टेबल किस पेज पे थी? कहाँ है कॉलेज? कहाँ पे? किस पेज पे है? यूआरएल क्या है बताओ? अरे आगे का यूआरएल बताओ, और भी होगा ना कुछ। फिर से PRS। देखो पहले क्या PR हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है। ये देखो, अगर ये जो एप्लीकेशन अभी तुम्हारे सामने दिख रहा है, अगर इस पे ये भी देखो एक टेबल जैसा है ना, तो जनरली इसको भी इंस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ क्या दिखाई देगा? टेबल दिखाई देगा। तो साइड में कर देते हैं। दिख रहा है? ये देखो, ये क्या है? पूरा टेबल। इनका स्ट्रक्चर देखो, और इसके बाद इन्होंने क्या बनाया है? टी बॉडी। ये तुमने भी देखा इसके पहले कि टी बॉडी बनता है। इसके बाद तुम देख रहे होगे यहाँ पे क्या है? TR। ऐसा वहाँ पे भी था कि नहीं है? बस अंतर इतना है कि यहाँ जो पहला TR है, वहाँ पहले TR में भी क्या था? TD था। दूसरे TR में भी क्या थे? TD थे। तीसरे में भी क्या थे? TD थे। लेकिन इन लोगों ने पहले TR के अंदर देखो क्या यूज़ किया है? TH। हाँ, बहुत से लोग TH यूज करते हैं, मतलब क्या? टेबल हेडिंग। बहुत से लोग जो कॉलम के तुम्हारे, जैसे एक टेबल होगी तो टेबल में जो कॉलम के नेम्स होते हैं, बहुत से लोग TD से मैनेज कर देते हैं और बहुत से लोग किससे करते हैं? TH से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है? TH यूज़ किया। पहला कॉलम देखो, ये पहला TH है, ये दूसरा TH है, ये क्या है? तीसरा TH है। इसी तरह से जितने वहाँ कॉलम में हेडर दिखाई दे रहे होंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे? TH है। लेकिन ध्यान से देखना, ये पहले TR में है, लेकिन दूसरे में जाके देखो तो अब से फिर क्या है? TD है। तो बहुत से लोग इम्प्लीमेंटेशन ऐसे भी करते हैं कि पहले TR के अंदर क्या रखते हैं? TH रखते हैं। और तुम लोगों ने वी टाइगर का देखा, उन्होंने पहले के अंदर ही क्या रखा था? TD रखा था। ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तुम्हारे अपने कोड की, तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। मान लो हमने आज वी टाइगर के लिए एप्लीकेशन, तुम ये वो फ्रेमवर्क बनवा रहे थे जेनरिक मेथड्स, किसके लिए? वी टाइगर के लिए। बाद में पता चला तुम हो और बाद में तुमको इस एप्लीकेशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी? चेंज करनी पड़ेगी। जैसे एक मेथड तुमने बनाया था गेट कॉलम डेटा इन लिस्ट, एक बनाया था गेट कॉलम नंबर बाई कॉलम नेम, जहाँ पे हम डील किससे कर रहे थे? कॉलम से डील कर रहे थे। वहाँ हमने जो लिखा है /TR1 और फिर क्या लिखा है? /TD, उसको बदल के तुम क्या कर दोगे? TH।
और फिर इस टेबल पे, इस एप्लीकेशन के टेबल्स पे काम करना वो क्या करेगा, शुरू कर देगा। जनरली तुमको एक पैटर्न मिलेगा, अगर ये एप्लीकेशन वाले ये पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि टेबल है, टी बॉडी है, टी आर है, पहले टी आर के अंदर टी एच है, बाकी टी आर के अंदर क्या है, टी डी है, बाकी अंदर के अंदर टी डी। क्यों, ये क्या है, ये टेबल डेटा है ना, इसीलिए इसका क्या रखा है उन्होंने, टी डी, और उसका रखा है पहले टी आर के अंदर रखा है क्या, टी एच, क्योंकि वो क्या है, टेबल की हेडिंग है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत अपने जेनरिक मेथड्स में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और वो भी सब में नहीं, वो भी सब में नहीं, कुछ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारा वो जेनरिक मेथड्स हैं, इस एप्लीकेशन पे भी काम करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। और एक चीज़ ये मिलेगी, जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होता डेवलपर कुछ भी काम कर रहा है। अगर ये पैटर्न तुमको दिख गया तो अब जनरली इस एप्लीकेशन के पेजेस में जाके देखोगे, जहाँ भी टेबल होगी यही स्टाइल होगी कि टी आर हो, पहले टी आर के अंदर क्या होगा, टी एच होगा, और बाकी टी आर के अंदर क्या होगा, टी डी होगा। और वी टाइगर की बात करें तो वहाँ हर टी आर के अंदर क्या है, टी डी। ठीक है, डेवलपर जैसे बनाना चाहे उस हिसाब से चीज़ों को क्या करेगा, बनाएगा। डिज़ाइनर जैसा बनाएगा उसी हिसाब से तुम उसे क्या करोगे, यूज़ करोगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, और ये देखो तुम लोग क्या, अच्छा तुम लोगों को अब देखो एक अभी अगला एक काम ये करना है, आज सब लोग 1-2 टेस्ट केस ऑटोमेट करो। वैसे तुम लोगों ने जब टेस्ट केस ऑटोमेट करने के बारे में सोचा होगा, अगर सबने देखो जरूर कर लो टेस्ट केस ऑटोमेट। अगर उनको यूटिलाइज नहीं करोगे जेनरिक मेथड्स को, तो ना तो उनका फ्लो पता रहेगा, ना तो रिटर्न टाइप पता रहेगा, कुछ भी तुम्हें नहीं पता रहेगा। ठीक है, आज पता है, 4 दिन बाद सब भूल जाओगे, इसीलिए उसके ऊपर ऑटोमेशन करना क्या करो, स्टार्ट करो। अब लेकिन तुमको कुछ एक बात मिल रही होगी कि जब अगर तुमने ऑटोमेशन ट्राई किया होगा, 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट किए होंगे, तो तुमने देखा होगा कि बहुत से टेस्ट केसेस में बहुत सी चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। अच्छा देखो, जब हम कोड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये अप्रोच याद रखना, राइट, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर वही काम बार बार करना है तो उसके लिए मेथड बनाओ और उसे क्या करो, कॉल करो। तुमको समझ में आया जब तुमने ऑटोमेशन करना स्टार्ट किया और हमने बताया कि यार प्रॉपर ऑटोमेशन करोगे तो तुम्हारे मेथड्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अब वैसे तुम मेथड बना रहे थे तो वो मेथड 25-25 लाइन बनते जा रहे थे। फिर हमने क्या किया, उस 25 लाइन के कोड को एक मेथड के अंदर डाल दिया। जो चीज़ें हमें लगता था बार बार चेंज होंगी, उनको हमने पैरामीटर से क्या करा दिया, पास करा दिया। पैरामीटर से क्या करा दिया, पास करा दिया। और पास कराने के बाद हमने ऑटोमेशन किया। तो किस पर्पज से किया, ध्यान से समझना। मेरा मेन उद्देश्य था क्या, ये जरूर याद रखना, रीयूजेबिलिटी। अगर रीयूजेबिलिटी फॉलो नहीं करोगे तो फिर रिपीट करोगे अपने आप को। रीयूज करने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बनी हुई है दोबारा उसी को करने या लिखने के बजाय उसे क्या कर लेना, यूज़ कर लेना। तो एक मेन कंसेप्ट है ऑटोमेशन में क्या, रीयूजेबिलिटी। ऑटोमेशन को जहाँ भी कोडिंग होती है वहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किसका, रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी हमें चाहिए होती है। और एक वर्ड लिख रहे हैं, एक क्या है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है दोहराव। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोहराने को क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। मतलब वही काम बार बार अगर हम कर रहे हैं, वही चीज़ें हम बार बार लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या मेरे कोड में क्या है, रिडंडेंसी है। या एक वर्ड यूज़ करेंगे कि मेरा कोड क्या है, रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब है वही चीज़ तुम बार बार लिख रहे हो। तो दो चीज़ तुम्हें देखनी है, तुम्हारे कोड में एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्या, रीयूजेबिलिटी। तो ये क्या है, एक तरह से क्वालिटी है। और एक ये बुराई है, एक बुराई होती है क्या, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रिडंडेंट है अगर कोड, तो तुम्हारा कोड क्या है, बेकार है। मतलब वही चीज़ तुम बार बार कर रहे हो, उसी चीज़ के लिए बार बार कोड लिख रहे हो, बजाय कि एक जगह एक बार लिख के मेथड में रख के कॉल करने के जगह जगह तुम उसी कोड को जगह जगह बार बार लिखो, तो कहेंगे तुम्हारा कोड क्या है, रिडंडेंट है। और ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये मान के चलो क्या है, एक बैड अप्रोच है, या एक तरह से मान के चलो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, समस्या है। तो तुम्हारे कोड में क्या होना चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए,
और रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं रीयूजेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिडंडेंसी कम से कम। ये दो बात याद रहेगी, ये वर्ड याद रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जब रीयूजेबिलिटी की बात आई तो हमने देखा कि यार अपने काम को सही से टैकल करने के लिए हमें 20-25 लाइन का कोड बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने क्या बना लिया, एक मेथड बना लिया और उस मेथड को जगह जगह क्या करने लगे, कॉल करने लगे। जैसे क्लिक का मेथड बना लिया, इसका बना लिया, उनके अंदर हमने सारे फीचर सारी क्वालिटी डाल दी और जगह जगह हम उसे क्या करने लगे, कॉल करने लगे। तो इससे हमने क्या अचीव किया, देखो हमने क्या अचीव किया, क्या किया, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है ये बात? नहीं तो बार बार 25 लाइन लिखते ना। अब क्या है, बार बार 25 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक मेथड में डाल दिया हो 25 लाइनें और जो चीज बाहर से चाहिए थी पैरामीटर दे दिया और जगह जगह हम उस मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर। क्लियर है ये? तो अब रीयूजेबिलिटी जब करने की बात आई तो हमको एक टास्क मिला। हमारा काम क्या था, जैसे हमें क्या करना था, क्लिक करना था और क्या करना था, सेंड कीज करना था और गेट टेक्स्ट करना था। मतलब बहुत काम थे, याद है ना, बहुत से काम थे। हमने उनके लिए क्या लिखा, कोड लिखना शुरू किया, जेनरिक मेथड बनाए और हमने लगभग हो सकता है 35-40 जेनरिक मेथड क्या कर दिए, बना दिए, या कहें 35-40 रीयूजेबल मेथड्स हमने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। और फिर जगह जगह हम उन्हें क्या करने लगे, रीयूज करना क्या कर शुरू कर। ये जो रीयूजेबल मेथड्स थे, ध्यान से समझना, ये जो रीयूजेबल मेथड्स थे या ये जो मेरे क्या थे, जिसे कहते हैं टास्क थे या मेरे काम थे, ठीक है, उनके लिए जो हमने मेथड बनाए, उनको हमने नाम दिया एक और क्या, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स मतलब ये इतने कॉमन मेथड्स हैं कि ये किसी भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया, क्या, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो मेथड्स या ये जो रीयूजेबल कोड हम तैयार कर रहे हैं, ये इनकी रीयूजेबिलिटी सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, ये कहीं भी रीयूज किए जा सकते हैं। चाहे अमेजन ऑटोमेट करो, चाहे फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करो, या कोई भी एप्लीकेशन, या जो एप्लीकेशन हमने ये ओपन किया है इसको ऑटोमेट करो, इसमें भी रीयूज हो सकते हैं। तुमको एक थोड़ा सा अंतर मिला ना, यार वहाँ लोग पहले रो के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, TD, और यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, TH। तो क्या हुआ, इस एप्लीकेशन पे काम करना है तो थोड़ा बहुत उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत चीज़ें क्या कर दी हमने, चेंज कर दी। और मेरे सारे मेथड्स अब काम करने लगे किसके लिए, इस एप्लीकेशन। इसीलिए इन मेथड्स को बोला गया कि ये रीयूजेबल मेथड्स हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी बनाई, इनको किस कैटेगरी में रखा गया, जेनरिक मेथड्स या एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। ठीक है, और इनके बारे में ये मेथड्स ध्यान से देखना, ये मेथड्स उन बेसिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जो लगभग हर एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं। देखो वो कुछ बेसिक टास्क है भाई, हर जगह होगा, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ये हो, वो हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, क्या क्लिक नहीं करोगे कि भैया सेंड कीज नहीं करोगे, कि टेक्स्ट नहीं निकालोगे, कि इज इनेबल इज डिसेबल नहीं चेक करोगे, कि ड्रॉप डाउन नहीं हैंडल करोगे, कि माउस ओवर नहीं करोगे, बताओ क्या मल्टीपल विंडो हैंडल नहीं करोगे, फ्रेम हैंडल नहीं करोगे, अलर्ट हैंडल नहीं करोगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे बेसिक टास्क हैं जो हर एप्लीकेशन में मौजूद हैं, जिनकी ज़रूरत हर एप्लीकेशन में पड़ती है। इसीलिए जो ये मेथड्स बनाए इन बेसिक टास्क के लिए, हमने बेसिक टास्क के लिए इन्हें क्या बोला, जेनरिक मेथड्स को। क्लियर है इतनी बात? इतना तो पता है ना, हम बना रहे हैं और अब हम उनको अपने टेस्ट केसेस में कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, और आपको एक बात और क्लियर हो, आप यूज़ करते हो किसे, रनर क्लास। याद है ना, रनर क्लास में आपके पास तो क्या होता है, मेन मेथड, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, टेस्ट केस क्लास का। देखो याद रखो भैया, हमने 3 पैकेज बनवाए थे ना, एक रनर नाम का बनाया था, एक किसका बनाया था, टेस्ट केस, या मान के चलो किस नाम का बनाया था, टेस्ट स्क्रिप्ट नाम का बनाया था,
और एक बनाया था मान लो क्या, जेनरिक मेथड्स। ये तीन चीजें थी ना, तुमने देखा था। और हम कॉल, रनर कॉल करता है किसे, लिख देते हैं रनर कॉल टेस्ट केस, है ना, टेस्ट स्क्रिप्ट या टेस्ट केस जो भी बोलो, रनर कॉल करता है किसे, टेस्ट स्क्रिप्ट को कॉल करता है। जो तुम्हारा टेस्ट स्क्रिप्ट है ये कॉल करता है किसे, जेनरिक मेथड्स को। जो तुम्हारा जेनरिक मेथड्स है वो कॉल करते हैं किसको, वेब ड्राइवर के मेथड्स को। बताओ यार, क्लिक के अंदर वेब ड्राइवर का मेथड नहीं कॉल हो रहा है, अंतिम में तो कॉल वेब ड्राइवर का मेथड करता है, लेकिन उसको हम अपने मेथड के अंदर डाल के और अपने मेथड को जगह जगह हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसे हम जगह जगह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कहा जाएगा कि हमारे ऑटोमेशन में तीन लेयर, तीन क्या है, लेयर। हम रन करते हैं, पहली कौन सी लेयर है, रनर लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है, परतें ना। तो पहले रन होता है कौन सा लेयर, रनर लेयर। रनर लेयर कॉल करता है किसे, टेस्ट स्क्रिप्ट लेयर को। देखो रनर में नहीं लिखते हो न्यू करके मार्केटिंग टेस्ट केसेस करके उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर मार्केटिंग टेस्ट केस डॉट करके मेथड कॉल कर रहे थे ना, जैसे क्या था नाम, वेरीफाई, क्रिएट, लीड, या इस तरह से करके क्या बना रहे थे तुम, मेथड बनाए थे ना, उनको कॉल कर रहे थे ना। तो रनर कॉल करता है किसको, टेस्ट स्क्रिप्ट को। टेस्ट स्क्रिप्ट कॉल करती है किसे, जेनरिक मेथड्स को। ये हो गई मेरी क्या, दूसरी लेयर। और फिर जेनरिक मेथड्स, ये है तीसरी लेयर। और जेनरिक मेथड कॉल करती है किसे, वेब ड्राइवर के मेथड्स। और ये जो वेब ड्राइवर है, वेब ड्राइवर का कोड या क्या है, मेथड्स हैं, ये है तुम्हारी चौथी लेयर। 4 लेयर्स हैं। याद करो, सबसे पहले जब तुम ऑटोमेशन कर रहे थे तब तुम सिर्फ एक मेन मेथड बनाया करते थे और उसी में न्यू क्रोम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करते थे कि नहीं करते थे। तब तुम्हारे पास एक क्लास जिसमें तुमने मेन मेथड बनाई थी, एक लेयर वो थी। तब तुम्हारा जो ऑटोमेशन था तुम कैसे करते थे बताओ। एक क्लास में क्या होता था तुम्हारे पास, मेन मेथड, वहीं पे सीधे वेब ड्राइवर के मेथड्स को तुम क्या करते थे, कॉल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 लेयर थे, एक जो तुम कोड लिख रहे थे जहाँ ऑटोमेशन कर रहे थे, दूसरा वेब ड्राइवर के लिए। 2 लेयर थी कि नहीं थी। आज लेकिन तुम्हारे ऑटोमेशन में ध्यान से देखो तो 4 लेयर्स। रनर कॉल करता है किसे, टेस्ट स्क्रिप्ट को। टेस्ट स्क्रिप्ट कॉल करता है जेनरिक मेथड्स को। जेनरिक मेथड्स कॉल करता है किसे, वेब ड्राइवर के मेथड्स। तुम्हारा ऑटोमेशन अब पहले से प्रॉपर है कि नहीं है भाई। जो हर टेस्ट केस के लिए मेथड बना दिए हो ना, जो तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करने थे उसके लिए भाई, जो तुम्हें जो मॉड्यूल या सब मॉड्यूल ऑटोमेट करना था उसके लिए तुमने क्या बनाई, क्लास। उसमें जो टेस्ट केस थे उसके लिए बनाया क्या, मेथड। और उसी मेथड के अंदर जेनरिक मेथड को तुमने क्या किया था, कॉल किया था ना। तो ये बात समझ में आती है, बोलो। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, यही तो कर रहे हो रोज। रनर कॉल कर रहा है किसे, टेस्ट केस को। टेस्ट केस कॉल कर रहा है किसे, जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड कॉल कर रहा है किसे, वेब ड्राइवर। बात खत्म। और लेकिन पहले करते थे क्या, सीधे क्लास या जो टेस्ट केस ऑटोमेट करते थे सीधे उसी में कॉल करते थे किसे, वेब ड्राइवर के मेथड्स को। सिर्फ तब पहले कितनी लेयर थी, 2। और अब कितनी है, 4। इस बात से एग्री करते हो। उसमें से भी 3 लेयर मेरी बनाई हुई, सिर्फ 3 ही मेरी बनाई हुई है भाई। चौथी हम थोड़ी ना बनाए हैं। चौथी लेयर तो सेलेनियम वालों ने, जो सेलेनियम टूल बनाया है, चौथी लेयर किसने बनाई है, सेलेनियम वालों ने बनाई, हमने नहीं बनाई। और पहले मेरी 2 लेयर्स थी, और उन 2 लेयर्स में भी हम कितनी लेयर बना रहे थे, सिर्फ एक। और एक तो बनी बनाई थी। वेब ड्राइवर का कोड हमें थोड़ी लिखना था यार। वेब ड्राइवर का कोड तो पहले से क्या हुआ था, बना हुआ था। हमें तो बस मेथड उसके क्या करने थे, कॉल करने थे। पहले 2 लेयर थी, अब 4 है। उसमें भी याद रखना तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी बनाई हुई कितनी है, 3। रियूजेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है।
अब लेकिन तुमको एक दूसरे एंगल से भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एंगल क्या? दूसरा एंगल ये कि जब तुम टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करोगे, पहला टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, चौथा टेस्ट केस, जब तुम टेस्ट केसेस को क्या करोगे, देखो सामने है, पहला टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, चौथा टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो तुमको एक चीज़ महसूस होगी कि हर टेस्ट केस में बहुत सी काम हम सेम कर रहे हैं। जैसे अगर एक टेस्ट केस है मान लो क्रिएट लीड का, और एक टेस्ट केस है, जैसे मान लो हम देखते हैं मेरे पास कुछ टेस्ट केसेस हैं, जैसे एक है इसका क्रिएट, जैसे एक है मेरे पास टेस्ट केस, उसका नाम है वेरीफाई क्रिएट लीड। एक टेस्ट केस ये हमें ऑटोमेट करना था। एक मान लो हमें करना था वेरीफाई एडिट लीड। एक हमें करना था वेरीफाई डिलीट लीड। और एक हमें करना था वेरीफाई मान लो डुप्लीकेट लीड। इस तरह से करके हमें कई टेस्ट केस एक और हमें करना था वेरीफाई सर्च लीड। एक हमें और करना था वेरीफाई लीड टेबल डेटा। एक और भी हम कर रहे थे ना, एक टेस्ट केस बोले थे कि पहले काउंट निकाल लो, एक बनाने के बाद काउंट निकाल लो और इसके बाद देखो, है ना। एक ये था वेरीफाई लीड टेबल आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, ढेर सारे हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे टेस्ट केस मिलेंगे और इन टेस्ट केसेस को हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा। जब तुम इनको ऑटोमेट करने लगोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये हो गया। अब ऐसे तो नहीं है बस लीड ही है, इसी तरह से और कौन सा होगा, वेरीफाई अकाउंट सर्च। अकाउंट से रिलेटेड अब टेस्ट केस होंगे, ऐसे ही कैंपेन से रिलेटेड होंगे, ऐसे ही तुम्हारे पास सैकड़ों टेस्ट केस होंगे। जब तुम उनको ऑटोमेट करने लगोगे तो ऑटोमेट करने पे कुछ जब 1 2 4 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लोगे तब तुम्हें फील होना शुरू होगा, यार हम तो यहाँ ये नियम लेके चले थे कि ट्राई डोंट रिपीट योर सेल्फ, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो रही है हमारे साथ कि हम हर टेस्ट, तुम्हें महसूस होगा हर टेस्ट केस में लॉगिन करना है कि नहीं। अगर इन टेस्ट केसेस को कंपेयर करो आपस में तो क्या सब में लॉगिन नहीं करना है? लॉगिन के लिए 4-5 लाइन का कोड लिख रहे थे ना तुम। अब वो 5 लाइन का कोड तुमने इस टेस्ट केस में भी लिखा है, 5 लाइन का टेस्ट केस इसमें भी लिखा है, 5 लाइन का इसमें भी लिखा है, 5 लाइन का कोड इसमें भी लिखा है कि नहीं? सब में लिखा है, सब में लॉगिन करना है कि नहीं। अब सपोज करो 5-5 लाइन का, मान लो तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस है तो 500 लाइन लिख दी है कि नहीं लिख दी? क्या करने के लिए? सिर्फ लॉगिन करने के लिए। अब मान लो अच्छा पहले लॉगिन हो रहा था 5 लाइन, कल को एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ, उन्होंने लॉगिन का प्रोसेस क्या कर दिया, बदल दिया। उन्होंने कहा भैया पहले 5 लाइन में उन्होंने कहा एक चीज़ और डालो तब लॉगिन होगा। पहले यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे थे, अब कह रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं, यूज़र नेम भी डालो, पासवर्ड भी डालो, आधार नंबर भी डालो, अब लॉगिन करोगे तब हम लॉगिन करेंगे। तो आधार नंबर वाला स्टेप डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? अब मान लो हमने 100 टेस्ट केसेस में इसी तरह से 5-5 लाइन में लॉगिन कर दिया तो हमें 100 जगह जाना पड़ेगा और हर जगह जाके उस 5 लाइन के बीच में एक लाइन और डालनी पड़ेगी। लेकिन एक जगह नहीं डालनी पड़ेगी, कितनी जगह डालनी पड़ेगी? 100 जगह। देखो कितनी कमियाँ। पहली बात तो लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो गया है ना पहली, और दूसरा कल को बदलाव होगा तो बदलने में भी क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। हमें जगह जगह जाके चीज़ों को क्या करना होगा, बदलना होगा। अच्छा ये तो हो गई लॉगिन की बात, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, अगर लीड के सिनेरियो ऑटोमेट करो तो मार्केटिंग पे माउस ओवर करते हो और लीड लिंक पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो कहाँ पहुँचते हो, लीड के पेज पे पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो? बताओ। अच्छा इस सिनेरियो में क्या लीड के पेज पे नहीं जाओगे, क्या इसमें नहीं जाओगे? हर जगह तुमको ये काम करना है, क्या, मार्केटिंग पे माउस ओवर करना और लीड लिंक पे क्लिक करना। जो 2 लाइन का कोड है, 2-3 लाइन का, ये 2-3 लाइन का कोड हर में इन मेथड्स को चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? अब तुम ये भी हर जगह क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। अब तुमको सोचना होगा कि जो तुम्हारा ऑटोमेशन है, तुमको हमेशा ये देखना है कहाँ हम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे
है। जहाँ जहाँ रिपीटेशन है वहाँ वहाँ से हमें पैदा करनी है, निकालनी है क्या, रीयूजेबिलिटी। हमें रिपीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, चीज़ों को रीयूज करना। आई बात समझ में? तुम ही बताओ, ये टेस्ट केसेस ऑटोमेट करोगे तो इन टेस्ट केसेस में बहुत कुछ आपस में कॉमन नहीं है। कोई भी टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो पहले क्या करोगे भाई, लॉगिन करोगे और लीड पे पहुंचोगे। इस टेस्ट केस की बात करें तो यहाँ क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे, लीड पे पहुंचेंगे, लीड क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ क्या करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पे भी मान लो हमें पहले क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, लीड पे पहुँचना है, पहुँचने के बाद मान लो फिर क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद उसी को क्या करना है, एडिट करना है, और इसके बाद हमको फिर वेरीफाई करना है। तो तुम देखो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत से काम आपस में कॉमन नहीं है। अगर तुम ऐसा कर दोगे कि सेम वही यहाँ कोड लिखो और यहाँ कोड लिखो, तो फिर तुम्हारा कोड अच्छा नहीं है। कल को चेंज होगा एप्लीकेशन में तो जगह जगह जाके तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा, मेंटेन करना मुश्किल होगा, सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। याद रखना, जब ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारे जो तुम्हारा कोड देखेगा, रिव्यू करेगा बाद में, वो कहेगा इसमें तो बड़ा रिडंडेंट कोड लिखा है, इसके कोड में रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये चैलेंज आएगा हमारे सामने। तो अब हमको फिर से सोचना है कि हमें जो काम हमें बार बार करने हैं उसके लिए हम क्या बनाएं, रीयूजेबल मेथड्स। एक रीयूजेबल मेथड्स तो बना लिए जो कैसे थे, जेनरिक मेथड्स। आज तुम्हें फिर से रीयूजेबल मेथड्स, क्योंकि जब तुमने अपने टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना शुरू किया, 4-6 ऑटोमेट किए, तुम्हें खुद ही दिखाई देगा यार यही यहाँ भी लिखा है, यही यहाँ भी लिखा है, यही कहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो हम सोचेंगे क्यों ना हम एक क्लास बना लें। क्या बना लें, क्लास बना लें, और वो मेथड जो बार बार हमें जिनकी क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, उन मेथड्स को हम वहाँ बना के रख लें। जैसे देखो, हम एक क्लास बना दें जिसका नाम रख दें पब्लिक क्लास, और उसका नाम लिख दें रीयूजेबल कोड। और इस क्लास के अंदर आएं और ढेर सारे क्या बनाएं, मेथड्स। जैसे एक बना दिया पब्लिक वाइड, और क्या बना दिया, लॉगिन। एक बना दिया पब्लिक वाइड, बना दें गो टू लीड पेज। भाई हर टेस्ट केस जा रहा है ना, जो क्रिएट करेगा वो भी लीड पेज पे जाएगा, जो एडिट करेगा वो भी जाएगा, जो डिलीट करेगा वो भी जाएगा, सबको जाना है इस पेज पे कि नहीं जाना। तो ऐसे हम क्या बना देंगे, ढेर क्या मेथड्स। अब बताओ, अब तुमको जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा टेस्ट केस कहेगा लॉगिन करो, तो तुम्हें लॉगिन करने के लिए 5 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुमने लॉगिन नाम का एक मेथड बना दिया है, और उसी मेथड को वहाँ पे क्या कर लो, कॉल कर लो हर टेस्ट केस में। तो बताओ कितना खर्च होगा, आप 5 लाइनों का कोड होगा, एक जगह लिख दोगे इस क्लास के अंदर, और 100 जगह उसे क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे। कल को कोई कहेगा लॉगिन, और फिर इसके बाद देखो तो तुम्हारा लाइन ऑफ कोड कम हुआ कि नहीं हुआ। पहले कहाँ 500 लाइन हो रही थी, अब 5 लाइन लिखने में और 100 लाइन किस में, कॉल करने में। कितनी लाइनें लगी, 105। पहला बेनिफिट कि लाइन ऑफ कोड क्या हो गया, 5 गुना क्या हो गया, लगभग कम हो गया। दूसरा बेनिफिट, अगर लॉगिन 5 स्टेप के बजाय 6 स्टेप का हो जाए, तो हमें सिर्फ इसी मेथड में जाके एक स्टेप जोड़ना है, बाकी 100 जगह हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो मेंटेनेंस क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों, क्योंकि मेरी कोड में क्या आ गई, रीयूजेबिलिटी। मेरे कोड से क्या चली गई, रिडंडेंसी। हाँ, पैरामीटर बनाओगे, हम ये नहीं कह रहे पैरामीटर बनाओगे। जैसे यूज़र लॉगिन है तो यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा ना, तो बनाओगे तो है भाई, जहाँ जहाँ इसे कॉल करोगे पैरामीटर भेजोगे।
जहाँ जहाँ कॉल करोगे पैरामीटर भेजोगे, लेकिन मेथड तो एक ही लाइन में कॉल करोगे ना। और यूजर नेम और पासवर्ड का क्या भेज दोगे? मान लो पैरामीटर भेज दो। अलग से क्लास भी बनाना जैसे मेथड के अंदर ही बनानी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि क्यों सर अलग से क्लास बना रहे हो, इस क्लास को क्या करो, क्यों नहीं इन मेथड्स को, हमने कहा ना एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, रीयूजेबल कोड। बजाय जब ये कह रहे हैं कि सर जेनरिक मेथड्स में सारे रीयूजेबल मेथड रखे हो आप, वहीं इसको भी रख दो, वहीं क्या रख दो, इसको भी रख दो। अब तुम बात कर रहे हो जूस बनाने की आम और जामुन दोनों मिलाकर, बात समझो, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग अलग है। ध्यान से देखो जरा इस मेथड के बाद, वो मेथड जो पहले बनाए थे जेनरिक मेथड में वो कैसे थे, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट थे, जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकते थे। ये कोड क्या कहीं भी इस्तेमाल होगा? ये तो अगर वी टाइगर के लॉगिन के स्टेप्स हैं तो वी टाइगर में चलेंगे ना भाई। वी टाइगर का एक्सपाथ अलग, वी टाइगर का लॉगिन का तरीका अलग है ना। अमेजन पे थोड़ी चलेगा कि चलेगा, फ्लिपकार्ट पे चलेगा। एक मेथड और है गो टू लीड पेज, ये भी यूज हो रहा है जगह जगह। लेकिन तुम बताओ क्या ये मेथड वी टाइगर में तो यूज होगा, क्या अमेजन पे भी होगा? अमेजन में ढूंढने लगोगे, अमेजन कहेगा भैया मेरे पास लीड वीड नाम की तो कोई फंक्शनलिटी ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो रीयूजेबल मेथड्स बन रहे हैं, जो बना रहे हैं रीयूजेबल होंगे, टेस्ट केस में यूज होंगे, लेकिन ध्यान से देखना ये जो मेथड्स हैं ये होंगे क्या, एप्लीकेशन डिपेंडेंट। तो दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। ये भी रीयूज होगा, वो भी रीयूज होगा, लेकिन वो कहीं भी रीयूज हो सकता है और ये कहीं भी रीयूज नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहाँ रीयूज होगा, वेब ड्राइवर को, सॉरी वी टाइगर के अंदर जोड़ सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं, बेवजह वीटी मत जोड़ो, ठीक है, क्योंकि वीटी जोड़ने का क्या मतलब है, कोई ऐसा खास इसका मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो भाई ये मेथड्स जो बनाए गए हैं ये वेल नोन है, पहले से लोगों को पता है कि ये सिर्फ किसके काम आएंगे, वी टाइगर कहेंगे। नाम में वीटी जोड़ना है, तुम्हारी मर्जी जोड़ लो, नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना। इसमें ट्राई देखो, अच्छा ये लॉगिन करोगे कैसे भाई, फाइंड एलिमेंट थोड़ी भी करोगे यार। लॉगिन करने के लिए क्या करना है तुम्हें, ब्राउजर लॉन्च करना है, यूआरएल हिट करना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है 5। अरे इसके लिए जेनरिक मेथड बना रखे हो ना, इसके अंदर उन्हीं जेनरिक मेथड को क्या करोगे, कॉल करोगे कुछ ऐसे, वेब यूटिल डॉट क्या लॉन्च ब्राउजर या ड्राइवर जो भी बना नाम रखे होगे, लॉन्च ब्राउजर पहला मेथड कॉल करोगे। दूसरा कॉल करोगे क्या, वेब यूटिल डॉट ओपन यूआरएल बनाओगे। तीसरा वेब यूटिल डॉट क्या सेंड कीज, ठीक है। और सॉरी हमने क्या बनाया, माई सेंड कीज बनाया ना, माई सेंड कीज। इस तरह से मतलब इन एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड्स में देखो, ध्यान समझो, यहाँ हम वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेट कर रहे हैं, रीयूजेबल फंक्शनैलिटी ऑटोमेट कर रहे हैं जो वी टाइगर से रिलेटेड है, लेकिन उसको भी करने के लिए तो क्लिक सेंड कीज ये सब करना होगा। और ये करने के लिए कॉल करेंगे किसे, अपने उन्हीं जेनरिक मेथड्स को या एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। और जहां जहां लॉगिन की जरूरत पड़ेगी सीधे लॉगिन मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इन एप्लीकेशंस को क्या बोला गया, एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड्स, ठीक है। और इनको क्या बोला गया, ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड्स बोले गए। और जो इसके पहले बनाए गए थे वो क्या थे, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। रीयूजेबल दोनों है, रीयूजेबल दोनों है, लेकिन एक ऐसा है जो कहीं भी रीयूज हो सकता है, एक ऐसा है जो इसी एप्लीकेशन में रीयूज होगा और कहीं बाहर रीयूज नहीं। अब हमें इस एंगल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है कि अपने एप्लीकेशन में, अब इसीलिए हम कह रहे हैं सब लोग पहले एक काम करो, आज जरूर करो, 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करो।
ज़्यादा नहीं, 3 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लो। जब 3 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ कॉमन दिखाई देंगी। तो तुम जब ऑटोमेट करोगे तो बहुत सी चीज़ें तुम्हें कॉमन दिखाई देंगी। अब तुम्हारा काम ये है कि एक क्लास बनाना जिसका नाम ऐसा कुछ भी रख लेना, जैसे क्या रख दिया हमने, रीयूजेबल कोड। इसी के अंदर लॉगिन नाम का मेथड, गो टू लीड नाम का मेथड, इस तरह से 2-3 क्या बना लेना मेथड। और जहाँ पे तुम अब टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो तुम उन्हें यहाँ पे उसे क्या कर लेना, कॉल कर लेना। तुम्हारा ऑटोमेशन अब पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें रीयूजेबिलिटी आ जाएगी और रिडंडेंसी वहाँ से क्या हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। यार देखो, न तो कोई चीज़ 0 होती है, न तो कोई चीज़ 100 होती, चीज़ें इसके बीच में ही होती हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम कितना, हाँ मतलब अगर हम डुप्लीकेसी की बात करें तो कितना कम से कम हो रहा है, रिडंडेंसी कितनी कम से कम हो, और रीयूजेबिलिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। जहाँ रिडंडेंसी होगी वहाँ रीयूजेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ रीयूजेबिलिटी होगी वहाँ रिडंडेंसी नहीं होगी, वो एक दूसरे के अपोजिट ही भागते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस एंगल से सोचना है, अदरवाइज आपका ऑटोमेशन बहुत बेकार होगा। चेंजेस होंगे, अगर पता चला लीड में कुछ लीड बदल गया या कुछ चेंज हो गया तो पता चला तुम हर जगह, जैसे लीड पे अभी जाने का प्रोसेस क्या है, माउस ओवर करो, क्लिक करो, पहुंच जाते हो। कल को डेवलपर ने माउस ओवर की फंक्शनैलिटी हटा दी। अब ऐसे तो तुम 20 जगह वही यूज किए थे, अब 20 जगह जाके बदल चेंज करोगे ना। लेकिन अगर वही चीज़ तुमने कहाँ डाल रखा है, इस मेथड के अंदर डाल रखा है, तो 20 जगह तुमने ये मेथड कॉल किया ना, तो जो माउस ओवर वाला कोड था क्या होगा, वेब यूटिल डॉट माउस ओवर जो भी बनाया हो, माउस ओवर या माउस ओवर जो भी बनाया होगा वो कॉल कर लेना, और वेब यूटिल डॉट कौन सा कॉल कर लेना, वेब यूटिल डॉट कौन सा कॉल कर लेना, क्लिक कॉल। अब जहाँ जहाँ तुमसे टेस्ट केस कहेगा कि भैया जाओ लीड पे जाओ ये करो, तो हमें लीड पे जाने के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टेस्ट केस में आएगा तो हम बस एक बार ये मेथड बना दिए हैं, ऐसे हम क्या कर लेंगे, सीधे कॉल कर। गो टू लीड पे, यार पहली बात तो ये समझो ध्यान से, फिर वही कह रहे हैं ये टेस्ट केस नहीं है, ये रीयूजेबल कोड है, जिसको टेस्ट केस के अंदर तुम क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे या कॉल करोगे। अभी तक तुम अपने टेस्ट केसेस में क्या कॉल कर रहे थे, अभी तक तुम अपने टेस्ट स्क्रिप्ट या टेस्ट केस में क्या कॉल करते थे, जेनरिक मेथड से। अब तुम टेस्ट स्क्रिप्ट में कॉल करोगे रीयूजेबल मेथड भी और प्लस जेनरिक मेथड भी। और एक बात लिखते हैं, जो तुम्हारा रीयूजेबल मेथड है ये भी किसे कॉल करेगा, अंदर जेनरिक मेथड को ही क्या करेगा, कॉल करेगा। क्लियर है ये? अरे तो और क्या, जैसे मान लो हम टेस्ट, चलो एक दिखाते हैं एक मेथड बना के, वाले को कॉल करके, जैसे ऐसे देखो। अब ऑटोमेशन कैसे होगा ये दिखाते हैं। पब्लिक क्लास मान लो क्या है, मार्केटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट, ये क्या है मेरा क्लास का नाम है, सॉरी मेथड, ये क्या है मेरा क्लास है, और यहाँ पे एक टेस्ट केस है जिसका नाम है, उसके लिए उसका मेथड बना रहे हैं। एक टेस्ट केस है वेरीफाई क्रिएट लीड, टेस्ट केस लिखा गया है कि लीड को क्या करो, लीड को क्रिएट करो और वेरीफाई करो। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक मेथड बनाया पब्लिक, चलो वाइड, और नाम रखा वेरीफाई क्रिएट लीड। ये मेरा क्या हो गया, यही तो टेस्ट केस है ना भाई, टेस्ट केस ऐसे बनाया था ना। अब हमें क्या करना है, अब ऑटोमेट करना है इस टेस्ट केस को।
टेस्ट केस हमसे कहता है कि पहले क्या करो, ब्राउज़र लॉन्च करो, यूज़र मतलब लॉगिन करो। तो अब हम लॉगिन के लिए 5 लाइन का कोड लिख रहे थे ना, अब हम उस क्लास का नाम क्या था, रीयूजेबल मेथड्स। अगर स्टैटिक होंगे वो मेथड तो रीयूजेबल मेथड्स डॉट यही मेथड कॉल कर देंगे, क्या क्या नाम रखा था हमने, लॉग, नहीं लॉगिन से। दूसरा क्या था मेरा, वैसे हम एक काम कहेंगे, इसको वो बनाना, नॉन स्टैटिक ही बनाना मेथड्स को। तो कैसे बना, कॉल करोगे तब ऑब्जेक्ट बनाए, या अभी चाहो तो ऐसे भी कर लो चले। डॉट दूसरा मेथड कॉल करोगे क्या, गो टू। तो बताओ पहले इसी के लिए 8 लाइन का कोड लिख रहे थे ना, अब ये 2 लाइन यहाँ क्या करोगे, कॉल करोगे। अब आगे तुम्हें क्या करना है, आगे फिर भले तुम यूज करो क्या, वेब यूटिल डॉट क्लिक, और किसका एक्सपाथ दोगे, जो तुम्हारा एक बटन है वो है ना डबल स्लैश img, और क्या था @टाइटल इक्वल्स टू क्रिएट हाँ लीड डॉट डॉट। ऐसे ऐसे ऑटोमेट होगा पहला टेस्ट केस। दूसरा एक टेस्ट केस मान लो तुम्हारे पास है क्या, अभी इसको आगे स्टेप सारे लिखोगे। दूसरा टेस्ट केस तुम्हारे पास है, मान लो पब्लिक वाइड और लिखें वेरीफाई डिलीट लीड। इस टेस्ट केस में भी लॉगिन करने के लिए क्या करोगे, बस रीयूजेबल मेथड्स डॉट कौन सा मेथड कॉल करोगे, ये ऑटोमेटिक, ये ध्यान देना, ये ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट नहीं है भाई, ये ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट नहीं है। ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट कौन है, ये ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बनाने में हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। और किसका यूज करेंगे, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो एक टेस्ट केस है अकाउंट वाला, एक टेस्ट केस है किसका, अकाउंट वाला, लॉगिन की उसे भी जरूरत है लेकिन गो टू लीड की उसे जरूरत नहीं है, तो उस मेथड को वो कॉल नहीं करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, जेनरिक मेथड बनाने का मतलब थोड़ी ना जेनरिक मेथड चलने लगेंगे, जो कॉल करोगे तो क्या होंगे, वो चलेंगे। ऐसे ही ये तुम्हारे रीयूजेबल मेथड जो बना रहे हैं, ये भी कॉल करेंगे तो चलेंगे। अब कॉल किसे करेंगे किसे नहीं करेंगे, ये हमेशा बताएगा हमें हमारा टेस्ट केस। जब टेस्ट केस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा ना यार, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो जैसा जैसा कॉल करना है वैसे करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके लिए रीयूजेबल मेथड बना है तो उसे क्या करेंगे, किसी काम के लिए बना है तो उसे कॉल करेंगे, जिसके लिए नहीं बना है जेनरिक। देखो तुम देखो ध्यान से, ये हम टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं। यहाँ हमने देखो उस रीयूजेबल क्लास के भी मेथड कॉल किए और प्लस वेब यूटिल के मेथड भी कॉल किए कि नहीं किए। तो अब आज आपके लिए सिर्फ इतना ही टास्क है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन सबको 2 टेस्ट केस 3 टेस्ट केस प्लीज़ ऑटोमेट करो और उसमें एक क्लास बनाओ रीयूजेबल। जो तुम्हें लगता है कि दोनों तीनों टेस्ट केस में जगह जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसे कहाँ रखो, एक मेथड के अंदर, और जगह जगह उसी मेथड को क्या करो, कॉल। क्लियर है ये पेज हम इसको सेव कर देते हैं, ये पेज मत स्किप करना। क्या लिखे, हाँ इसको जरा ये नोटपैड सब लोग देखना और इसी के बेसिस पे अपने ऑटो, लेकिन फिर कह रहे हैं अब अपने अपने प्रोजेक्ट में से फालतू की जो गंदगी है वो हटाओ, क्लीन रखना, उतने ही पैकेज रखना जितनों की क्या हो ज़रूरत हो, ये नहीं उसी में सब बना के रखो। ठीक है, उसे क्या करो, क्लीन रखो। 3 पैकेज बनाओगे ना, एक रनर का, एक टेस्ट स्क्रिप्ट का और एक किसका, जेनरिक मेथड्स का। हम तो कहेंगे एक पैकेज और बना लो, एक पैकेज क्या बना लो और बना, या मत बनाओ अभी, जेनरिक मेथड्स जहाँ बना रहे हो जिस पैकेज के अंदर, उसी पैकेज के अंदर एक क्लास और बना लेना जिसका नाम क्या रख लेना, रीयूजेबल मेथड्स। और उसके अंदर लॉगिन, गो टू लीड, गो टू अकाउंट, इस टाइप के 4-6 क्या बना लेना, मेथड बना लेना। और अब जब टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करना, टेस्ट केस वाली क्लास में जो 3 पैकेज है ना, जो उसमें कॉल करना, तो वहाँ उसको क्या करना, यूज़ करना। ठीक है,
ठंडे दिमाग से सोचो, आपस में एक दूसरे से क्या करो, डिस्कस करो और इसको सब लोग सफाई से ऑटोमेट करो। ठीक है, क्लियर दिखे। 2 ही टेस्ट केस हो, ज़्यादा ना हो, 3 टेस्ट केस। तुम्हारे पास कोड लिखा है, तुम्हें चीज़ों को बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचो और बस इतना अभी आज क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। और बात रही एपीआई की, तो क्या देखा तुम लोगों ने आज एपीआई में? स्टेटस कोड है ना। चलो पहले एक कल का आइडिया तो लगा था ना, जो हमने ये बताया था कि एपीआई पहले नहीं हुआ करती थी, अब होती है। एक टाइप का क्या है, मीडिएटर है। और जब तुम यूआई यूज करते हो तुम्हें पता नहीं चलता, तब भी पीछे एपीआई ही कॉल होती है। भाई तुम क्या किसे कॉल करते हो? रहने दो, ठीक है। तुम किसे कॉल करते हो? तुम अगर एक एप्लीकेशन को यूज करते हो तो तुम यूज करते हो किसे? यूआई को। यूआई से फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? एपीआई पे। ठीक है। एपीआई से फिर जावा के कोड पे जो डेवलपर ने लिखा है, जावा या जिस लैंग्वेज बनाया हो, और इसके बाद चीज़ें जाती हैं डेटाबेस में। या तो डेटाबेस में जाती हैं या तो डेटाबेस से आती हैं। यही होता है ना। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं जो लेकिन यही है, वही काम जब हम यूआई से करते हैं तो यूआई का काम थोड़ा लेंदी होता है। यूआई का काम क्या होता है? लेंदी होता है, लेकिन यूआई के काम में एक क्वालिटी है, यूआई का काम ईजी होता है। एक कस्टमर, एक एंड यूज़र जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत टेक्निकल आदमी नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि यूआई से उसको देख के समझ में आता है, अच्छा हाँ यहाँ यूज़र नेम डालना है, यहाँ क्या डालना है, पासवर्ड डालना है, तभी तो कस्टमर यूज़ कर पाएगा। लेकिन जो वो भले सामने यूआई यूज़ कर रहा है, वो यूआई जैसे देखो, तुमने देखा होगा यूज़र नेम डालते हो, अगर हम तुमसे कहें लॉगिन करो तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? पहले ब्राउजर लॉन्च करोगे, इसके बाद क्या करोगे? लॉगिन पेज का यूआरएल डालोगे, इसके बाद फिर क्या करोगे? यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर लॉगिन बटन पे क्या? अच्छा, यूज़र नेम डालते ही रिक्वेस्ट जाती है? नहीं। पासवर्ड डालने से रिक्वेस्ट जाती है? नहीं। जब तुम लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तब एक रिक्वेस्ट जाती है। वो रिक्वेस्ट जाती है किसके पास? एपीआई के पास। और एपीआई को वो देती है क्या? यूज़र नेम और पासवर्ड। एपीआई उसको लेके जाता है किसके पास? जावा के कोड के पास। जावा का कोड जो होगा, ठीक है, जावा का कोड जो होगा और एपीआई मिलके फिर जाके डेटाबेस में क्या करते हैं? चेक करते हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या गलत। सही होता है तो तुम्हारा पेज तुमको रिस्पॉन्स में खुल जाता है, और गलत होता है तो मैसेज आ जाता है, भैया तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है? गलत। लेकिन अगर हम चाहें तो आखिर में जा रहा है एपीआई के पास ना। अगर हमें पता हो कि एपीआई का एड्रेस क्या है, एपीआई का एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पे किसी का भी एड्रेस उसका यूआरएल है। भाई फ्लिपकार्ट कैसे खोलोगे? यूआरएल से ना। अमेजन कैसे खोलोगे? यूआरएल से। कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? उसका यूआरएल। बिना यूआरएल के कोई एप्लीकेशन चलता नहीं है, वही तो उसका पता है। तो ऐसे ही एड्रेस होता है किसके पास? एपीआई के पास भी एड्रेस होता है। अगर तुम्हें एपीआई का एड्रेस पता है, तुम्हारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो वही यूज़र नेम पासवर्ड सीधे एपीआई के पास भेजोगे तो एपीआई भी वही काम कर देगा बिना यूआई इस्तेमाल हुए। चाहे लीड बना लो, चाहे जो करना है। हम लोग क्या सोच रहे हैं? अब हम एपीआई टेस्टिंग का क्या मतलब है? एपीआई टेस्टिंग का ये मतलब है कि हम सीधे एपीआई को ही क्या करें? टेस्ट करें। पहले हम ऐसा नहीं, एपीआई पहले नहीं टेस्ट हो रही थी। आखिर हम यूज कर रहे हैं यूआई, तो यूआई पीछे किसे यूज कर रहा है? एपीआई को। तो एपीआई तो पहले भी टेस्ट हो रही थी, लेकिन यूआई के रास्ते से अगर एपीआई टेस्ट होगी, भाई यूआई के रास्ते से एप्लीकेशन टेस्ट होगा तो वो रास्ता लंबा होगा, टाइम टेकिंग होगा, सब कुछ होगा ना। अब एक छोटा रास्ता बताया गया आपको कि सीधे तुम किससे बात कर लो। आपको एड्रेस दिया जा रहा है, आप सीधे बात करो किससे? एपीआई से। एपीआई आपका काम कर देगी। ये रास्ता छोटा होगा, फास्ट होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, एपीआई अब यूज़ करोगे तो अब तुमको एपीआई की डिटेल पता होनी चाहिए कि वो एपीआई, उसका यूआरएल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, अंदर की बातें पता होनी चाहिए ना। अच्छा, टेस्टिंग के बारे में एक बात बताई गई होगी। टेस्टिंग 2 टाइप की होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक
वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जहां पे टेस्टिंग करने वाले को डेवलपर के कोड से कोई लेना देना नहीं होता, बस यूआई की चीज़ें फटफट फटफट करता है और उसको वहां पे उसको दिखता है होता हुआ चीज़। तो वो कैसी टेस्टिंग है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें क्योंकि उसको अंदर के कोड से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 टेस्टिंग होती थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब हुआ डेवलपर के कोड को टेस्ट करना। अब डेवलपर का कोड टेस्ट करने के लिए तुमको डेवलपर का कोड मिलेगा तब तो टेस्ट करोगे। तो अगर तुम्हें वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी होती थी तो तुम्हें पूरे उसका कोड चाहिए, डेवलपर का कोड चाहिए होता था। तुम्हें जिस लैंग्वेज में डेवलपर का कोड लिखा गया है वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए और तब जाके तुम उसका कोड क्या करोगे? टेस्ट करोगे। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या थी? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब जहां पे तुम्हें डेवलपर का इंटरनल कोड क्या है क्या नहीं है सब तुम्हारे पास है और तुम्हें उसके बारे में पता है, तो कौन सी टेस्टिंग होगी? वाइट बॉक्स। जहां पे तुम्हें डेवलपर के कोड या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सीधे यूआई की चीज़ें करके देखना है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन अब हम लोग अब देखो एपीआई कर रहे हैं ना भाई, हम लोग तो टेस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की हमें क्या करनी है? टेस्टिंग ही। तो हमें करना क्या है? एपीआई टेस्टिंग करनी। हम आखिर क्यों सीख रहे हैं? एपीआई के बारे में क्यों डिस्कशन चल रहा है इतना? क्योंकि हमें एपीआई की क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। यहाँ हमें बहुत अंदर की बात तो नहीं पता होता, लेकिन कुछ अंदर की बातें क्या होती हैं? पता हो। हमें जैसे वहाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते थे तो हमें अंदर की कोई बात नहीं पता, तो हमें जो दिखती थी दुनिया बाहर की दिखती थी। वाइट बॉक्स टेस्टिंग वाला होगा कोई बंदा तो उसे पूरे अंदर की चीज़, अंदर का कोड डेवलपर का लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन एपीआई टेस्टिंग में हमें फंक्शनैलिटी पता होती है, थोड़ी बाहर की चीज़ें पता होती हैं और थोड़ी सी अंदर की चीज़ें भी पता होती हैं। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग के लिए वर्ड चलता है क्या? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे का मतलब जब सफ़ेद और काला कलर मिलाओ तो क्या बनता है? ग्रे कलर बनता है ना। ये क्या है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग किस कैटेगरी में आती है? ग्रे बॉक्स। यहाँ हमें थोड़ी अंदर की बातें पता भी हैं लेकिन सब कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा ब्लैक बॉक्स वाला अप्रोच भी है। हमें बाहर से फंक्शनैलिटी पता है कि ये फंक्शनैलिटी करेगी क्या, तो हमें थोड़ी बाहर की चीज़ें भी पता है और थोड़ी क्या है? अंदर की चीज़ें कि वो एपीआई क्या करती है, क्या उसका यूआरएल है या क्या उसका एड्रेस है, उसे क्या चाहिए, वो क्या देगी, ये बातें हमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? पता होती हैं। इसीलिए ये आता है किस अप्रोच में? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अप्रोच में आता है। क्लियर है ये? और तुमको बता रहे होंगे क्या? स्टेटस कोड बता रहे थे। देखो एपीआई जब यूज़ करोगे भाई, देखो अच्छा बताओ, अगर आप एक फॉर्म भर रहे हो, सही डेटा डालोगे तो क्या होगा? फॉर्म सेव होगा। गलत डालोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। यही होता है ना दो चीज़ें। तो भैया ऐसे ही एपीआई भी तो कह रही है कि हम अकाउंट बना देंगे तुम्हारा। एपीआई भी तो कह रही है हम तुम्हारा अकाउंट बना देंगे, लीड बना देंगे, जो कहोगे हम वो कर देंगे, तुमको यूआई खोलने की ज़रूरत नहीं, हम तरीका बता रहे हैं, इसको ऐसे करो तो हम बना देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है? तो एपीआई भी तो हमारे लिए क्या कर रही है? सेम ही वर्क कर रही है। जो भाई वो भी कर रहा है और वही काम मेरे लिए कौन कर रहा है? एपीआई भी कर रहा है। ठीक है? तो अब अच्छा, यूआई से भी करते हो तो या तो काम होता है या तो काम नहीं होता। काम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो गलती मेरी है या तो गलती डेवलपर की है। मेरी गलती कैसे है? फ़ोन नंबर में अपना हम नाम डाल के भेजें तो गलती किसकी है? हम क्लाइंट है ना, मेरी गलती है। और अगर हम सब सही भेज रहे हैं तब भी डेवलपर का कोड उसको सेव नहीं कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है, तब गलती किसकी है? डेवलपर की है कि नहीं? तो दो बातें होंगी, या तो काम होगा या तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी दो बातें होंगी, या तो मेरी गलती होगी। हम कौन है? हम तो क्लाइंट है ना, हम यूआई यूज करके टेस्टिंग कर रहे हैं, हम कौन है? क्लाइंट। या तो क्लाइंट साइड से दिक्कत होगी और या तो कहाँ से दिक्कत होगी? डेवलपर की गलती मतलब सर्वर साइड से दिक्कत होगी। यही तो सर बता रहे थे एपीआई टेस्टिंग के बारे में, जब बता रहे थे स्टेटस कोड बता रहे थे ना। अगर तुम्हारा काम सही से हो जाएगा तो 200 की सीरीज में वो आएगा आंसर, एक आएगा स्टेटस कोड। वो किस सीरीज में आएगा? 200 आने 200 वाला कुछ भी आया, अभी आगे बताएंगे, बहुत होंगे। 200 है, 201 है, ठीक है, 204 है, 205 है, इस तरह से कई क्या है स्टेटस कोड है। सबका अपना अलग अलग मतलब है, लेकिन 200 नाम से कुछ भी आए तो समझ जाना काम क्या है? हो गया, सक्सेसफुल।
अब दूसरा है कभी कभी भाई आखिर चाहे एपीआई हो चाहे यूआई हो, अंतिम में तो काम जावा का कोड ही करता है, डेवलपर का कोड ही करता है। अब मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि हम एपीआई से कहें कि मेरे लिए अकाउंट बना दो, और अकाउंट बनाने के टाइम पे फ़ोन नंबर जो डालना था एपीआई को जो हमें फ़ोन नंबर बताना था ना कि भैया ये फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर में हमने नंबर नहीं क्या डाले, अक्षर डाले, तो गलती किसकी है? मेरी है ना। जब मेरी गलती होगी कहीं भी और एरर आएगी तब एरर का कोड क्या होगा? 4। और जब दिक्कत किसके साइड से होगी? सर्वर साइड से, तो क्या दिक्कत होगी? 5। उसमें भी कई ऐसा नहीं गलती एक ही भाई 400 हो सकता है, 401 हो सकता है, 402 हो सकता है, 403 हो सकता है, 404 भी होगा, 405 भी होगा, जनरली 406 भी होगा, लेकिन इतने ही रहते हैं। तुम्हें ज़्यादा स्टेटस कोड नहीं मिलेंगे। हर सीरीज में 5-6 हैं, मतलब तुमको टोटल 15-16 स्टेटस कोड दिमाग में रखने पड़ेंगे। नंबर 1। अच्छा, एक छूट रहा है ना, 100 और 300। 100 देखो आगे बताया जाएगा। 100 सिर्फ मैसेजिंग के लिए। किसके लिए है? कोई मैसेज भेजना हो या आना हो तो उसके लिए क्या होता है? 100 आए तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है। 300 आए तो आगे बताया जाएगा, उसको तो नहीं समझ में आएगा, रीडायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। 100 और 300 जनरली बहुत कम देखने को मिलते हैं। अक्सर आपको क्या मिलेंगे? 200, 400 और 500। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। कल अभी एक सर आते हैं तो पोस्टमैन सबके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, और एक साइट है, शायद तुम लोग रजिस्ट्रेशन न कर पाओगे तो रुक जाओ, कल एक साइट और है एजाइल सीआरएम करके। ठीक है, तो वो एक साइट देखते हैं, दिखवाते हैं कल तुम लोगों को, देखो उसको, और उसको भी थोड़ा सा चला के देखो, क्योंकि उसकी एपीआई अवेलेबल हैं। वी टाइगर की जो एपीआई है अवेलेबल नहीं है। जो हम लोग वर्जन एपीआई यूज़ कर रहे हैं वी टाइगर का बड़ा पुराना है, तब एपीआई में बना उनका डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एक हम दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे एजाइल सीआरएम, वहाँ होगा। ठीक है, तो चलो कल उसी से रिलेटेड